नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। आज हम गुलाबी नगरी यानी जयपुर के नौजवानों की आवाज को आपके सामने ला रहे हैं। राजस्थान में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। इन दोनों सीटों पर दूसरे चरण यानी 6 मई को मतदान होना है। दोनों बड़े दल मुद्दों के आश्रय वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जयपुर के नौजवानों का अपना मिजाज है। यहाँ के युवा हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। 2019 में उनकी नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो अपने सपने के भारत को कैसा देखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची है। देखिए क्या कहता है जयपुर का नौजवान। नमस्कार, मेरा नाम है ललित वर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा। 29 अप्रैल को और 6 मई को होने वाले इस मतदान को लेकर राजस्थान का युवा एकदम तैयार है। हमारे उन्हीं सवालों के लेकर इनके बीच में पहुंचे हैं कि आखिर 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें इन युवाओं की उम्मीदें क्या रहेंगी। मेरा पहला सवाल रहेगा कि 2019 में आपको कैसी सरकार चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 2019 में सबसे पहले हम ऐसी सरकार चाहेंगे जो योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश करे, जो शिक्षा पे ध्यान दे। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी इस बार नहीं आया है। तो मैं ये सभी चीज़ों से कहना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करके उसमें करिकुलम बढ़ाना चाहिए और प्रोफेसर्स और फैकल्टीज़ को वहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए, ताकि ये सब जो रैंकिंग है ये ऊपर जाए और जो शिक्षा का स्तर है वो ऊपर बढ़े। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सेना का स्तर अभी जो बढ़ा है, विश्व में भारत का स्तर बढ़ा है, ये हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। चाहे कोई सी भी सरकार है, देश आगे बढ़ा रहना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपको 2019 में किस तरह की सरकार चाहिए? मेरे को तो ऐसी सरकार का चाहिए जो युवाओं के लिए बहुत कुछ करे। जैसे एम्प्लॉयमेंट, जैसे पता है बहुत कम होता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आए जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए और इंडिया अलग ही दिखे, जैसा हम चाहते हैं दिखना चाहे वैसा। आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आए जो झूठे वादे ना करे, उस चीज को अगर बोल रही है तो वो चीज लागू हो। चाहे 2 वादे करे जाएं लेकिन उन पे वो खरी उतरे। और जहाँ तक रही बात, जैसे अब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो मतलब कि ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हर चीज को, वो चीज सेना की है और सेना एक ऐसी है जो वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी होकर हर किसी पॉलिटिक्स से दूर हमारे देश की रक्षा करती है। तो कम से कम उसे हमारे पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। और हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ना कोई एक वोट के लिए एक अच्छी राजनीति नहीं कही जाती। मेरा दूसरा सवाल उम्मीदों को लेकर है कि किन उम्मीदों को लेकर आप वोट करना चाहेंगे, क्योंकि एक युवा जब वोट करने जाता है तो कुछ उम्मीदें और सपने होती हैं। आप किन उम्मीदों को लेकर वोट करने जाएंगे? मैं हर सरकार से यही चाहता हूँ, जैसे आज हर सरकार ने स्लोगन बनाया कि अब होगा न्याय। तो न्याय, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो न्याय होगा। अगर विकास को किसी सरकार ने बेस बनाया तो विकास होगा, ऐसी मैं उम्मीद चाहता हूँ। और ये नहीं चाहता कि परिवारवाद फैले, वसुधैव कुटुंबकम जैसी धारणा हो। ऐसा नहीं हो कि एक ही परिवार के सभी मुखिया, मतलब कि उसके बेटे या फिर वो ही सब। राजनीति से परिवारवाद खत्म होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, किन उम्मीदों के साथ आप वोट करने चाहिए? सर देखो, कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कि ये है कि कांग्रेस में है परिवार से, मतलब परिवार से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परिवार आ रहा है, लेकिन परिवारवाद से प्रॉब्लम है। उम्मीदें क्या रहेंगी जब आप वोट करने चाहेंगे? आप जो नई सरकार चुनेंगे उससे क्या उम्मीदें रहेंगी आपको? उससे उम्मीदें ये रहेंगी कि जैसे जो पॉलिटिक्स है उसका थोड़ा स्तर बढ़े, क्योंकि अभी जैसे कुछ नेता है जैसे दिग्विजय सिंह, उनके जो बयान है वो बहुत थोड़े खराब टाइप के हैं, लो लेवल के हैं। तो एटलीस्ट आप पॉलिटिकल जो फंडामेंटल्स है उनको फॉलो करें। बेसिक्स 15 लाख वाला जैसे है वो तो बहुत उल्टा सीधा ही था, जुमला ही था। और जब ये जैसे राहुल जी कह रहे हैं 72,000, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का आप उल्टा और ज्यादा प्रोपाउंड कर रहे हो। 6,000 जैसे आदमी पर करेगा ही नहीं काम, अगर आप 72,000 उसको दे दोगे तो। निर्भर करने से बेहतर है कि आत्मनिर्भर बनाया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आप किन उम्मीदों से सरकार चुनेंगे? ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है मेरी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना चुनाव में जितनी मेहनत करते हैं उससे पहले अगर पार्टी जीतते अगर इतनी मेहनत करें तो इतनी अभी इनको परेशान होने की जरूरत नहीं हो। जैसे मोदी जी अभी जितना प्रचार वगैरह कर रहे हैं, अगर जितना पहले काम करा होता तो लोग पहले अपने आप ही जान जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरा तीसरा सवाल रहेगा
सपनों का भारत, सपने सभी देखते हैं, आप किस रूप में देखते हैं कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़, और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को आगे आने का मौका मिले। आप? जी, मैं सपनों का भारत, जैसे आपने इस विषय पे बात करना चाहा, तो मैं सपनों का भारत इस प्रकार से देखता हूँ कि दलितों पे हिंसा है, दलित जातिवाद है, वो सब बहुत ही उच्च स्तर पे बढ़ चुका है। आजम खान जैसे नेताजी, जयाप्रदा जी को बहुत ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं, नेतागिरी का बहुत स्तर गिर चुका है। JNU जैसे इंस्टीट्यूशंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस को एकदम अबेंडन कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़े स्टेबिलिटी आए और ये जातिवाद और अपवाद थोड़े मिटें। बदजुबान नेताओं पर लगाम लगे, साथ ही शिक्षा का स्तर सुधरे। आपसे जानना चाहेंगे आपके सपनों का भारत कैसा? सर, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे पास आज भी एक कृषि पॉलिसी, एक फार्मर पॉलिसी नहीं है। आप जो देख रहे हैं आज भी फार्मर कितना क्राइसिस हो रहा है। हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में लोग कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र में क्या आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार से वादा करके उनको बाहर भेज देती है। जो हमारा भविष्य है, आगे का यूथ है, वो अगर लोकतंत्र के बारे में नहीं जानेंगे, अगर उनको पूछने का अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा, तो ये देश एक फासिस्ट तरीके से जा रहा है। कुछ छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, उन छात्राओं से भी हम जानना चाहेंगे कि उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सर, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे युवा जो है वो आगे आए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि अब हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स जैसी चीज़ है जिसमें युवा, बहुत कम युवा हैं जो एज अ करियर और एज अ सोचते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएं। तो जितने ज़्यादा नए ब्रेन्स आएंगे आगे, तो उतना ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ और वो सब देखने को मिलेगा। सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई गरीबी ना हो और हर किसी को कोई रोजगार मिले, और मतलब कोई आदमी भूखा ना सोए। मतलब मैंने जैसे पोर्ट्रे किया है मेरा भारत, वैसा ही होना चाहिए बिल्कुल। हम लॉ कॉलेज में हैं, यहाँ इनका सपना है कि कोई जज बने, कोई वकील बने, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए, कोई हाई कोर्ट में जाए। आज हम इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना देते हैं। यदि एक दिन का प्रधानमंत्री आप लोगों को बना दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मैं शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहूँगा। अगर शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो रोजगार जैसी समस्या देश में बचेगी ही नहीं। आप क्या करेंगे? मैं भारत को हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ कि आज भारत जैसे रक्षा चीज़ों के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट है, तो वो खुद इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र इतना प्रबल हो कि उसे कोई और समस्या ना आनी पड़े। क्या करना चाहेंगे अगर एक दिन का पीएम बनाते हैं? सर, अगर मैं एक दिन का पीएम बनता हूँ तो सबसे पहले मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, और उसके बाद मैं शिक्षा और हेल्थ और वो सारी फैसिलिटीज़ मैं इंडिया में प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जिन चीज़ों के लिए अपने इंडियंस, अपने भारतीय बाहर जाते हैं, उन सारी फैसिलिटीज़ के लिए। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो ये लॉन्च करते हैं, उसके लिए ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके कि वो एक जुडिशियल रिव्यू के अंडर वो चीज़ आए। बिकॉज घोषणा पत्र में इतने तरह का झूठ बोला जाता है जो जिसके ज़मीनी स्तर पे कोई भी हकीकत नहीं होती। इस सरकार ने वादा किया कि 2019 से 2025 के बीच में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम देश में पैदा करेंगे। जब हमारी GDP है वही उससे बहुत काफ़ी कम है, तो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे पैदा किया जा सकता है? उसी तरह से जो नोटबंदी घोटाला हुआ या डिमोनेटाइजेशन हुआ या बाकी भी हज़ारों ऐसी चीज़ हुई है जिसमें अनियमितता है, उनको उजागर किया जाए और जो दोषी हैं उनको वापस सलाखों के पीछे डाला जाए। भ्रष्टाचार को उजागर करके जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे। आपसे जानना चाहेंगे एक दिन का पीएम? सर, अगर मैं एक दिन का पीएम बनता हूं तो सबसे पहले तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो पिछली सरकार के कार्यकाल में, अभी इस सरकार के कार्यकाल में हुई, उनके सबूत पेश कराना चाहूंगा कि वो हुई या असल में नहीं हुई। फिर मैं शिक्षा के स्तर में 203 पॉइंट रोस्टर को वापस लागू करके विश्वविद्यालयों का लेवल वापस स्टेबल करना चाहूंगा। अगर मुझे एक दिन का पीएम बना दिया जाता है तो पहली चोट तो ये होगा कि मैं पूरी ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपने भारत को मैं टॉप पे देखना चाहूंगा, टॉप में लाने की कोशिश करूंगा पूरे विश्व में। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सांसद एक बार फिर से आप लोगों को चुनना है। पहले वाले सांसद क्या आपकी कसौटी पर खरा उतरा है? आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा है? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं उतरा। आपका? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपका? बिल्कुल नहीं। आपसे जानना चाहेंगे? सर, बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं उतरा। आपका सांसद? जी बिल्कुल नहीं उतरा। एक संत को बना दिया गया है जिसने केवल 4 साल में एक स्कूल पे बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन कराया था, जिसके अलावा कुछ नहीं कराया। आज तक आया भी नहीं वो वहाँ पे, देखा भी नहीं, चेहरा ही नहीं देखा। आप? 2014 से पहले कभी नाम नहीं सुना। मोदी लहर के प्रभाव में वो सत्ता में आ गए, लेकिन उसके बाद हमें एक बार चेहरा भी देखने को नहीं मिला। चेहरा भी देखने को नहीं। मुझे जयपुर लोकसभा के जो सांसद है वो सही लगे, क्योंकि वो जन सुनवाई करते हैं। मैं खुद उनके पास एक बार गया हूँ, तो इस मामले में वो मुझे सही लगे। आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं उतरा है। बिल्कुल नहीं उतरे हैं। आप?
देखिए, जो इस समय जो राजनीति का स्तर है, जनसंपर्क बिल्कुल नेताओं से टूट चुका है। जैसे हम पिछले जो हमारे जयपुर पुराने सांसद थे गिरधर लाल भार्गव, जैसे वो साइकिल चला के लोगों के जनता के साथ जुड़ते थे, इस तरीके का जनसंपर्क अगर आज के सांसदों में हो तो मैं समझता हूँ कि जनता और सरकार के बीच में एक ऐसा जुड़ाव महसूस होएगा जो क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करके और उनको दूर करने का काम करेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार कुछ और सवालों के साथ इन युवाओं के बीच में पहुंचे। 2014 में चाय वाला था, 2019 में चौकीदार, काम इन्होंने कुछ करे नहीं है। देश को उठाना है, हमें इसी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना है, हमें भी इस सिस्टम में शामिल होना है।
नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। मेरे कुछ अन्य सवालों के साथ में इन युवाओं के बीच में पहुंचूंगा और जानना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है या स्थानीय मुद्दे? अभी तो यही समझ आ रहा है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा ही ज्यादा हावी है, क्योंकि मोदी हटाओ नारा है। ये नहीं है कि देश में क्या करना है, देश के लिए क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, पर इन लोगों की सबकी मंशा है कि मोदी हटना चाहिए। जिससे रफ्तार आ रही है देश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब लोग बस ये चाह रहे हैं, महागठबंधन ये चाह रहा है कि मोदी हटना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये जो सभाएं हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, इनमें क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे? बिल्कुल राष्ट्रवाद का ही मुद्दा ज्यादा हावी है। स्थानीय मुद्दे तो गौण हो गए हैं। और जैसा कि मेरी कलीग ने बोला कि मोदी को हटाया जाने के लिए पूरी तरह से इनकी मंशा है, और मोदी ने जैसा कार्य किया है मुझे नहीं लगता कि कोई और प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम कर सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा या स्थानीय मुद्दे? राष्ट्रवाद का मुद्दा ही हावी है, और ये जब तक परिवारवाद चलता रहेगा कांग्रेस के अंदर, जब तक ये एक व्यक्ति को हटाने के लिए, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो काम अच्छा कर रहा है उसको सभी हटाने खींचने की सोच रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, अभी यही सोच है मेरी कि राष्ट्रवाद को ही हावी बना रखा है। दूसरा सवाल रहेगा, मैं चौकीदार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, इनमें से ज्यादा असरदार कौन सा? मैं चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार हूँ। आप? सर मैं चौकीदार हूँ। क्यों? सर ये इसलिए क्योंकि हमारे जो अब जैसे कि हमारे जो भी हैं मोदी जी हैं, तो घूमना मतलब कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनके जगह जगह घूमा है। तो मतलब प्रधानमंत्री वर्ल्ड टूर करने के लिए नहीं बनाया गया है, देश की जनता ने उन्हें उस जगह पे पहुंचाया है जहाँ पे लोगों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत और वो लगती है, और वो लहर लहर में बन तो गए हैं, लेकिन मेरी नजर में तो उन्होंने इतना कोई विकास नहीं किया। वाक्य है वो ज्यादा असरदार है, मैं भी चौकीदार हूँ या मैं बेरोजगार? मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। आप? सर मैं दोनों ही वाक्यों को इतना स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2014 में चाय वाला था, 2019 में चौकीदार, काम इन्होंने कुछ करे नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे। सर मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार। आप? सर चौकीदार हमेशा अमीर लोगों की निगरानी करता है, ना कि गरीबों की। तो देख लीजिए, चौकीदार आपका जरूरी है या आपके लिए बेरोजगार की समस्या जरूरी है आपके लिए? तीसरा सवाल है, क्या इन लोकसभा चुनावों में जो विकास के मुद्दे हैं वह हाशिए पर चले गए हैं, गौण हो गए हैं? कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई राफेल डील की बात कर रहा है, कोई चोर की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है। जी बात ऐसी हुई है कि अब चुनाव में सिर्फ अली, बजरंगबली, जातिवाद इस पर आ गई है। विकास पर कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा है। 5 साल में जिसने क्या किया वो नहीं बता रहा है। वो आकर जातिवाद, अली, बजरंगबली इस हिसाब से लोगों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं ताकि उन्हें कैसे वोट मिल पाए। आपसे जानना चाहिए। देखिए, ऐसा ध्रुवीकरण हर चुनाव में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि बंदा काम कर रहा है। मैं भी चौकीदार का अगर उसने नारा दिया है तो उस पर मतलब टिका हुआ है वो। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो अगर आपको कोई भी करप्शन स्कैंडल या कोई मुद्दा मिला हो इस तरीके का, तो आप ढूंढ लीजिए। और 10 साल पहले देख लीजिए, 2G स्कैम से लेके आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, आपको हर दूसरे दिन घोटाले सुनने को मिलते थे। आप ढूंढिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दे हाशिए पर चले गए? बिल्कुल, देखिए विकास के मुद्दे मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे परिवर्तन की हम बात करें, हम युवा हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विकास की बात करें, राष्ट्रहित की बात करें। राष्ट्रहित के मुद्दे जरूरी है, हम युवा हैं तो राष्ट्र के लिए भी हमारा योगदान हमें बनता है कि हमें कुछ करना चाहिए। राष्ट्र बिल्कुल जरूरी है हमारे लिए। रही बात विकास की, तो देखो कुछ ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती, पर यह है कि सब चीज़ें चल रही है, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल और चौथा सवाल रहेगा, मोदी सरकार के कार्यकाल को आप अपनी कसौटी पर कितना खरा मानते हैं? देखिए, जो काम इस सरकार में हुआ है, बेशक वो काम एक नया रूप देश को दे के गया है। एयरसेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग की बात करें या मंगलयान की बात करें, अगर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बात करें या फिर डिजिटलाइजेशन की बात करें, जो इस देश ने इस एरा में, जो 4 साल के एरा में जो नया आयाम को इन्होंने पाया है, वो मैं समझता हूँ कि वो पहले थोड़ा सा कहीं फीकापन था वहाँ। सर देखिए, जैसी सरकारें चलती आ रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, बल्कि काम देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें बिना मतलब हाईलाइट की जा रही है। जैसे कि अभी एयर स्ट्राइक वगैरह के मुद्दे थे, तो ये मुद्दे राजनीति में लाने के मुद्दे नहीं थे, लेकिन इसको हाईलाइट किया गया क्योंकि अपने पॉलिटिकल उनको
प्रॉफिट पहुंचाना था। दूसरी बात रही सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इस पर सरकार का कोई नहीं होता। सैटेलाइट बनाते हैं बेचारे इंजीनियर्स बनाते हैं, लेकिन उनका श्रेय कौन लेके जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विकास पे अगर कोई बात करता है तो वो बात हम समझते हैं कि हाँ वो बात ठीक हो रही है, लेकिन आप किसी और का क्रेडिट किसी और चीज़ में लेके जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीके की राजनीति, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं उनकी कार्य को बहुत अच्छा समझता हूँ, बिकॉज उनका एक जब वो सरकार में आए तो उन्होंने उनका एक मोटो था जो कि न्यू इंडिया बाय 2022, उसके तहत उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया और अपने स्वच्छ भारत अभियान, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जो अपना कदम उठाया और उसके लिए पूरा देश उनका साथ दिया, उन्होंने पूरे देश ने उनका साथ दिया। बीजेपी और कांग्रेस में जो लड़ाई है वो विचारों की है या सत्ता की? सर वो लड़ाई विचारों की ही है, जिसमें मैं मानता हूँ कि बीजेपी है वो सिर्फ कम्युनलिज्म फैलाना चाहती है, जातिवाद फैलाना चाहती है, जबकि कांग्रेस है वो सबको साथ लेकर चलती है, सारी कौमों को साथ लेकर चलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो विचारों की लड़ाई है ये थोड़ी सी इनके अंदर गठबंधन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जातिवाद ना फैलाया जाए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है जिनको सबको साथ लेके चलना चाहिए, इसलिए इसके अंदर कांग्रेस आगे रही है हमेशा से। आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई है या विचारों? सर जैसा सुनने में आया और देखने को मिलता है तो मुझे यही लगता है कि विचारों की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में, क्योंकि जो बीजेपी है वो धर्म को ज़्यादा आगे करती है और कहती है हिंदू खतरे में, जैसा कैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और इनके बीच में लड़ाइयाँ कराई जाती हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। जी सत्ता की है, हर पार्टी सत्ता में ही आना चाहती है और वो सत्ता में आकर के कुछ भी जो मैनिफेस्टो होता है उनका वो उनको कभी पूरा नहीं करती है और जो भी उनके वादे होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। हर पार्टी अगर अपने वादे पे खरा उतरे तो हमारा देश एक अलग ही मुकाम पर होगा। वंशवाद की परिपाटी को आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? खतरा तो है, क्योंकि वंशवाद हर जगह दिखाई देता है। अब राजनीति में किसी भी पार्टी को देख लीजिए, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, वंशवाद उसमें दिखाई देता है। आपसे जानना चाहूँगी। वंशवाद तो हमेशा से कांग्रेस करती आ रही है, बट आजकल बीजेपी में भी ऐसा दिख रहा है। तो मोदी अमित शाह डुओ जो है वो भी यही प्रमोट कर रहा है आजकल, सारी सेंट्रिक उन्हीं के अकॉर्डिंग हो चुकी है पॉलिटिक्स। बट कांग्रेस ऐसे वही बनता है, राहुल गांधी का बेटा अगला पीएम कैंडिडेट होगा अगर कांग्रेस बना पाती है। वही वंशवाद तो जब तक हर चीज़ रहेगी तब तक वंशवाद रहेगा। हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी अच्छे मुकाम पे पहुंचे, तो अगर उसके पास पॉलिटिकल एक स्टेज है अपने बेटे को आगे प्रमोट करने के लिए, बेटी को प्रमोट करने के लिए, ऑफ कोर्स वो करेगा, तो वंशवाद तो रहेगा। देखिए हमारा देश ऐसा है जहाँ लोग पद के साथ मरना पसंद करते हैं, तो वंशवाद तो इस देश में रहना ही रहना है। जी सर, वंशवाद तो रहेगा और वंशवाद तो काफ़ी समय से 60 साल कांग्रेस के थे, अभी 5 साल बीजेपी के। वंशवाद तो अभी तक जातिवाद वंशवाद की परंपरा तो चलती आ रही है और ये परंपरा शायद मेरे हिसाब से अब तक जब तक खत्म नहीं हो पाएगी जब तक सभी व्यक्तियों में समानता और मूल रूप से अधिकार नहीं बढ़ जाते हैं। मेरे को तो लगता है वंशवाद मतलब चलता ही रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा उससे अच्छा ही करे। तो अब इतने साल तक इंडिया जब से इंडिपेंडेंस हुए तब से चल रहा है, तो अब तो ये कंटिन्यू रहेगा ही। सर वंशवाद तो रहेगा और जहाँ तक मैं मानती हूँ तो ये गलत भी नहीं है। जिस पूरे परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी जन सेवा में, तो अगर वो आगे भी उसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। कोई गलत नहीं है। मेरा अगला और अंतिम सवाल रहेगा, क्या लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अब जो पार्टियां हैं वह एजेंडे सेट कर रही हैं? इन एजेंडों के बीच में विकास खत्म हो गया है, विकास के मुद्दे कहीं गौण हो गए? जी, पार्टियों का एक पर्टिकुलर एजेंडा हो गया है। विकास की आज बात ही नहीं हो रही है, आज सिर्फ बात जातिवाद या धर्म की हो रही है। कहीं भी अगर योगी जी भी जाते हैं तो वो धर्म की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। तो उन्हें विकास का बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। वो सिर्फ जातिवाद या धर्म करके एक ध्रुवीकरण करते हैं हिंदू वोटों का या मुस्लिम वोटों का। बिल्कुल नहीं हुआ है विकास का मुद्दा गौण। कम से कम इस सरकार ने जितना विकास किया है वो पेपरों पे भी है, दिखता भी है और हर चीज को लेके एक पॉलिसी बनाई है, स्ट्रैटेजी के साथ काम हो रहा है। देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने 60 साल को हमने उनको दिए, पूरा बर्बाद हो चुका है ये देश। देश को उठाना है, हमें इसी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना है, हमें भी इस सिस्टम में शामिल होना है। मैं खुद समझती हूँ कि मैं आने वाले 5 साल में मैं खुद चुनाव लड़ूं, खुद इस सिस्टम में आऊं। और युवाओं की ये सोच, मुझे बिल्कुल खेद है ये जान के कि ये सोचते हैं कि वंशवाद होना चाहिए। ये कोई यूके है जो वंशवाद होना चाहिए। इतनी मुश्किल से हमने ये कॉलोनाइजेशन का हमने इरेडिकेशन किया, इसको हटाया है और फिर से हम गुलाम बने, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।